बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छोटा राजन अंडरवर्ल्ड माफिया की दुनिया में वो मुनफरिद मिसाल है जो कि अपनी जान बचाने के लिए कामयाबी के साथ 6 साल तक पनाहगाहें बदलता रहा, लेकिन इसे कहीं भी सुकून मुयस्सर न आया। इस दौरान इसके पास कभी भी पैसे और वसाइल की कमी नहीं रही थी। इसे भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो की खुफिया मदद भी हमेशा हासिल रही, लेकिन इसके दुश्मन की उकाबी निगाहें भारतीय इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा तेज़ निकलीं। राजन ने कई बरस मलेशिया के साहिली शहर कुआलालंपुर में समंदर गर्दी करते गुजार दिए। इसका ज़्यादातर वक्त समुंदर के बीचों बीच बोट पर गुजरता था। इसे डर था कि शहर के अंदर इमारतों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी कहीं से भी आ सकता है। खुले समंदर में कम अज़ कम आते हुए दुश्मन को देखकर खुद को संभाला तो जा सकता था और मुकाबले की तैयारी भी की जा सकती थी। राजन खुद को जनूबी मशरकी ममालिक में ज़्यादा महफूज समझता था। इसे भारत की जानिब से मुख्तलिफ पासपोर्ट फराहम किए गए थे, जिनकी मदद से वो मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया के मुख्तलिफ शहरों में बआसानी आ जा सकता था। बिला आखिर राजन के जहन में ये बात आई कि थाईलैंड इसके लिए एक महफूज मुकाम साबित हो सकता है। इस बात में कोई शक नहीं कि थाईलैंड दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत से ज़्यादा दरीना ताल्लुकात रखता है। थाईलैंड में रिहाइश इख्तियार करने के लिए छोटा राजन को विजय रामन के फर्जी नाम से एक पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया था। ये पासपोर्ट चेन्नई से जारी करदा था। राजन ने बैंकॉक के इलाके चरणकोट में सोखो मोत्सोई के पड़ोस स्ट्रीट 26 में एक लग्जरी घर किराए पर ले लिया। इसका ख्याल था कि अलहदा से कोई खूबसूरत बंगला वगैरह लेना इसे वहां खतरे में डाल सकता है, इसलिए इसने ऐसी जगह मकान लिया जहां इसे तलाश करना आसान ना था। ये एक सिंगल स्टोरी घर था जिसके सामने एक मजबूत फौलादी दरवाज़ा लगा हुआ था और 24 घंटे चौकस गार्ड्स ड्यूटी पर तैनात थे। राजन की मौजूदा रहाइश के बारे में इसके चंद इंतहाई करीबी साथियों के सिवा किसी को इल्म ना था। इन्हीं अफराद में इसका राइट हैंड रोहित वर्मा भी शामिल था। रोहित वर्मा एक फर्जी नाम माइकल डिसोजा के तहत रह रहा था। राजन को रफ्ता रफ्ता बैंकॉक की बेनाम जिंदगी महफूज महसूस होने लगी। वो थाईलैंड के करीबो ज्वार में कुछ आज़ादी के साथ घूमने भी लगा था ताकि कोई ना कोई कारोबार शुरू कर सके और इस मुल्क में अपनी रहाइश को कानूनी रंग भी दे सके। अलबत्ता इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अफसर के मशवरे पर राजन ने अब तक थाईलैंड की मोबाइल सिमें हासिल नहीं की थीं। वो अब तक मलेशिया की सिम ही इस्तेमाल कर रहा था। ताहम इसने थाईलैंड में अपने लिए एक मुतबादल लॉजिस्टिक और सपोर्ट सिस्टम बना लिया था। इसने वहां से हवाले का एक सिस्टम बनाया और बजरिया एजेंसी भारत में मौजूद इसके रवाबित भी बहाल कर दिए गए। इसे वहां से हदायत भी मसूल होना शुरू हो चुकी थीं कि इसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसे ये भी बता दिया गया था कि किन गैंगस्टर से इसने राब्ता नहीं करना है। अब इंडियन अंडरवर्ल्ड माफिया इंटरनेशनल बन चुकी थी। एक बेस कैंप दुबई में और दूसरा थाईलैंड में था। छोटा राजन ने बैंकॉक में अंडरवर्ल्ड माफिया के सरगर्म लोगों के बारे में अहम मालूमात इकट्ठी कर ली थीं, लेकिन अभी तक इनसे मिलकर काम करने का कोई इसका इरादा नहीं था। बैंकॉक की अंडरवर्ल्ड माफिया को दुनिया की खतरनाक तरीन माफियाओं में शुमार किया जाता है। छोटा राजन ने ना तो इन लोगों को काम करने की कोई ऑफर की और ना ही कुछ ऐसा करना चाहता था जिसकी वजह से बैंकॉक में इसका क़याम मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन राजन का अमन सुकून बैंकॉक में आर्जी साबित हुआ। एक दिन इसके मुहाफ़िज़ों ने इसे खबरदार किया कि इसे अपने घर से हरगिज़ बाहर नहीं निकलना। इसके अलावा इसे मुतनब्बा कर दिया गया कि अगर ज़रूरत पड़े तो आसपास के अलावा कहीं दूर जाने की कोशिश ना करे और मुल्क छोड़ना तो इसके लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जब छोटा राजन को इतला मिली कि छोटा शकील के परिंदे इसकी बू सूंघते सूंघते यहाँ भी पहुँच गए हैं तो इसकी हैरत की इंतहा ना रही। राजन के बैंकॉक मुंतकिल होने के बारे में इसकी बीवी सजाता और इंतहाई बातमाद साथियों के सिवा किसी को खबर ना थी। इसने तो अपना मलेशिया का मोबाइल फ़ोन नंबर तक नहीं बदला था, लेकिन इसे इतला देने वाले भारतीय एजेंसी के आदमी ने इंतहाई संजीदगी से इसे इतला दी थी कि 8 से 10 अफराद
गुज़श्ता कई माह से इसका पता पूछते फिर रहे हैं। राजन को बता दिया गया था कि ज़रा सी लापरवाही इसकी जान को खतरे में डाल सकती है। राजन और वर्मा इंतहाई अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने सोखो मतसोई में हर मशकूक फर्द पर नज़र रखना शुरू कर दी। इंसान की आदत है कि जब कोई ख़तरा ताज़ा पेश आने लगे तो इंतहाई तेज़ी का मुजाहरा करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ढीला पड़ना शुरू हो जाता है। दिन गुजरते गए और ऐसा कुछ न हुआ जिसकी तवक्का की जा रही थी। लिहाजा राजन और वर्मा भी मुतमईन हो गए। बल्कि इसके बाद भी जब कभी राजन को घर के बाहर मशकूक अफराद की नकलो हमल की इतला दी गई तो इसने इसे संजीदगी से ना लिया, बल्कि यही समझता रहा कि इंटेलिजेंस वालों का नेटवर्क नाकिस है और वो लोग इधर उधर की खबरें देकर इसे ख्वामख्वाह परेशान कर रहे हैं। छोटा राजन को चाहिए था कि मामलात को इतना आसान ना ले, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड माफिया के काम करने के तरीक़ों से बजाते खुद अच्छी तरह वाकिफ़ था। अगर किसी बड़े का कत्ल करना हो तो कई माह इंतज़ार करना पड़ता था। कभी कभी तो इस सिलसिले में नाकामी से बचने के लिए बरसों इंतज़ार भी करना पड़ता है। साबका फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गाल और लीबिया के मुअम्मर कज़ाफ़ी इस किस्म के 30 से ज़ायद कातलाना हमलों में बाल बाल बचे। इन वाक़यात में कातलों ने बड़े ही मोहतात अंदाज से सब्र के साथ हमलों की मनसूबाबंदी की और इसके बावजूद भी नाकाम रहे। जहाँ तक छोटा राजन का ताल्लुक़ है, छोटा शकील इसे कामयाबी के साथ रास्ते से हटाने के लिए गुज़श्ता 6 माह से काम कर रहा था। छोटा शकील के कारिंदे हर इस जगह गए जहाँ छोटा राजन मिल सकता था। ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया और हांगकांग से बैंकॉक। छोटा शकील ने चप्पा चप्पा राजन की तलाश में छान मारा था, लेकिन वो हर जगह से खाली हाथ लौटे थे। ताहम जहाँ से लौटते एक खबर उन्हें ज़रूर मिलती थी कि छोटा राजन और रोहित वर्मा इकट्ठे हैं और अब ये जगह छोड़कर जा चुके हैं। ये बात किसी को भी मालूम ना हो सकी कि छोटा शकील किस तरह छोटा राजन का ताक़ुब करते करते हर जगह पहुंच जाया करता था। बिला आखिर इस काम पर मामूर करिंदों को खुशकिस्मती से रोहित वर्मा का पता मिल गया। बाद में एक इंटरव्यू देते हुए छोटा राजन ने कहा था कि इसे रोहित वर्मा पर शक होने लगा था कि वो इसे रास्ते से हटाकर खुद डॉन बनने के ख्वाब देख रहा है और शायद इसीलिए वो दाऊद इब्राहिम के कारिंदों को मालूमात फराहम कर रहा है। बिला आखिर जब इन लोगों का पता हाथ लग गया तो बम्बई से मुन्ना जगंदर की सरबराही में 6 मंजे हुए शूटरों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि उन्होंने छोटा राजन को कत्ल करना है। मुन्ना बम्बई से खटमंडू गया और छोटा शकील से मिला। वहाँ इसे पूरे मंसूबे से आगाह किया गया कि इसे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, हथियार कहाँ से मिलेंगे, फरार होने के कौन कौन से रास्ते हैं और रकूम की वसूली ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद कैसे की जाएगी। मुन्ना अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इतना अहम नहीं हुआ था। इतने सारे पैसे मिलने की उम्मीद और बिग बॉस से इतनी कुर्बत पर वो फूले ना समा रहा था। मुन्ना अपनी जान पर खेल कर भी राजन को कत्ल करने के लिए तैयार था। 31 अगस्त सन 2000 को मुन्ना ने पहली अच्छी खबर भेजी कि इसने रोहित वर्मा और इसकी बीवी संगीता का पता लगा लिया है। इस पर मुन्ना को हदायत दी गई कि इस चरण कोर्ट में इनके सामने मकान किराए पर ले ले। बिला आखिर मुन्ना ने एक ऐसा मकान हासिल कर लिया जहां से वो वर्मा पर कड़ी नज़र रख सकता था। अब मंसूबा अपनी आखिरी मनाजिल तय कर रहा था। छोटा शकील ने 11 सितंबर सन 2000 को मुन्ना के पास चंद मजीद अफराद रवाना किए। तमाम गैंगस्टर्स कार्रवाई के लिए तैयार थे और उन्हें छोटा शकील की जानिब से आखिरी कॉल का इंतज़ार था। बिला आखिर 14 सितंबर सन 2000 को मुन्ना को कॉल मसूल हुई कि इसी शब ऑपरेशन को मुकम्मल कर लिया जाए। उन्हें बता दिया गया था कि इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मुन्ना ने इस बात का जायज़ा ले लिया था कि राजन के घर का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता है और 24 घंटे मुसल्ला गार्ड्स वहां तैनात रहते हैं। बाहर गेट पर मौजूद गार्ड से निपटना तो कोई बड़ी बात ना थी, लेकिन गेट पर अगर गोली चल जाती तो राजन अंदर चुकन्ना हो जाता। इसलिए इन पर लाजम था कि इमारत में दाखिल होने तक कोई शोर शराबा ना होने पाए।
आखिरकार उन्हें एक तरकीब सूझी। 4 थाई अफराद सालगिरह का केक लेकर दरवाजे पर पहुंचे और गार्ड से कहा, ये केक डसूजा की छोटी बेटी के लिए था। उन्होंने गार्ड्स को बताया कि डसूजा के भारतीय दोस्त इसे इस केक के ज़रिए सरप्राइज़ देना चाहते हैं। गार्ड्स ने इन लोगों को शक की निगाह से देखा, लेकिन इन लोगों और केक में ऐसी कोई बात ना थी। अलबत्ता मुन्ना के लोगों ने काम को मज़ीद आसान बनाने के लिए $200 इनके हाथ में थमा दिए। गार्ड्स ने दरवाज़ा खोल दिया और 4 आदमी अपनी कार समेत अंदर चले गए। जैसे ही गार्ड्स दरवाज़ा बंद करने लगे, 4 भारतीय अफराद ने उन्हें सर पर कारी ज़रबें लगाईं और उन्हें बेहोश कर दिया। इसके बाद इन 4 अफराद ने गेट पर मौजूद 4 गार्ड्स की जगह ड्यूटी संभाल ली। अंदर मकान 2 मंजिला था और राजन और वर्मा दूसरी मंजिल पर रहते थे। चारों थाई अफराद ऊपर गए और राजन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। वर्मा ने दरवाज़ा खोला और 4 अफराद को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर तो वो घबरा गया। इससे पहले कि वर्मा राजन को आवाज़ देता या अपनी पिस्तौल निकालता, इस पर गोलियों की बौछार कर दी गई और वो फर्श पर गिर पड़ा। इसके बाद उन्होंने घर के अंदर धावा बोल दिया और राजन को तलाश करने लगे। वर्मा की बीवी भी फायरिंग में ज़ख्मी हो गई थी, जबकि इसकी बेटी और मुलाजमा को उन्होंने कमरे में बंद कर दिया था। जब ये लोग घर का एक एक कोना और वाशरूम वगैरह देख चुके तो उन्हें अंदाज़ा हो गया कि राजन बेडरूम में है। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। उन्होंने वक्त ज़ाया करने के बजाय लकड़ी के दरवाजे पर फायरिंग कर दी। एक गोली दरवाजे से पार होकर राजन के पेट में जा लगी। शदीद ज़ख्मी हालत में वो रस्सी तलाश करने लगा कि खिड़की से फरार हो जाए। रस्सी ना मिली तो जल्दी में राजन ने पिछली खिड़की से छलांग लगा दी और नीचे झाड़ियों में जा गिरा। ज़ख्मी होने के बावजूद राजन ने हिम्मत दिखाई और ख़ुद को घनी झाड़ियों में छुपा लिया। बिला आखिर जब हमला आवर दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि कमरे की हर चीज़ बिखरी पड़ी है और खून के धब्बे भी मौजूद हैं, लेकिन राजन गायब है। उन्होंने सोचा कि राजन फरार होने में कामयाब हो गया है। इस वक्त किसी के जहन में भी ये बात ना आई कि सिर्फ चंद फीट के फासले पर इसने खुद को झाड़ियों में छुपा रखा है। इस पूरी कार्रवाई में मुश्किल से 5 मिनट का वक्त लगा होगा। जिस अंदाज से मुतवातर फायरिंग होती रही, इससे पड़ोसियों और पुलिस वालों का चौकन्ना हो जाना लाजमी था। आनन फानन पुलिस वाले वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें मौका वारदात से सिर्फ वर्मा की लाश और जदीद असलहा मिला था। बादअज़ां अपने ज़राए के ज़रिए राजन ने थाईलैंड पुलिस से रब्ता किया तो इसे इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में पहुंचा दिया गया। एनी शाहिद बताते हैं कि इस हमले के बाद राजन बुरी तरह खौफजदा हो गया था और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी का ख्वाह था। वो ज़ोर ज़ोर से चला रहा था, तुम नहीं जानते वो लोग पूरा हस्पताल बम्बों से उड़ा देंगे। एक वक्त था कि वो गैंगस्टर्स को चलाता था, लेकिन आज अपनी मौत सामने देखकर वो हवास खो बैठा और बुलबुला रहा था। जारी है।